हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे आर्थिकी मतलब इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन है आपके क्रॉनिकल में, उसको ख़त्म कर देते हैं। इससे पहले हमने जो स्टेट लेवल के जितने भी करंट अफेयर बने थे उसको ख़त्म किया था, जो नेशनल लेवल के करंट अफेयर था उसको ख़त्म किया था। एक प्ले लिस्ट बनी है आपका क्रॉनिकल का 2024 का, वहाँ पर जाके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हम इसलिए छोटा छोटा वीडियो लाते हैं ताकि आपको बोरिंग ना लगे, ठीक है। एक ही पार्ट में मतलब जैसे इकोनॉमिक्स का एक पार्ट में लाते हैं, नेशनल का एक पार्ट में। चाहता तो सब कर देता, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो आपके लिए, ठीक है। देख, और एक बार जब एक पूरा ख़त्म हो जाएगा तो एक हम कंपाइल पीडीएफ देंगे, वहाँ पर सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। लगभग 200-300 प्लस क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपके जो क्रॉनिकल नई वाली है इसी का ही, ठीक है। तो वो मैराथन में आ जाएगा जब ये सब पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो ठीक है। तो आपको सब कुछ पाने के लिए प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उतना बड़ा चैनल नहीं है, पता चला खो गया और आप ढूंढ ही रहे हैं यूट्यूब पर, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया। ये देखिए, राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग जो सिस्टम है, यह आरईसी की स्थापना के जो उसका आरईसी की स्थापना दिवस मनाया गया था। अब आप पूछेंगे आरईसी का स्थापना दिवस क्या होता है, ये आरईसी होता क्या है। जो देखिए, आरईसी एक प्रकार का आपका जो इसका फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन, ठीक है। इसका आपका फुल फॉर्म होता है। इसका आरईसी का मेन मोटो क्या होता है। आरईसी का मेन मोटो होता है जो राज्य के बिजली बोर्ड हैं, राज्य सरकारों के और केंद्रीय और राज्य बिजली उपभोक्ताओं को क्या करना, वित्तीय सहायता प्रदान करना, ठीक है। आरईसी का मुख्यालय कहाँ पर है। आरईसी का मुख्यालय गुड़गांव में है, ठीक है। कहाँ पर है, आरईसी का मुख्यालय गुरुग्राम में है। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया, तो इसी के स्थापना दिवस के अवसर पर 25 जुलाई 2024 को गुरुग्राम में किया गया, ठीक है। ये याद रखेंगे, एनएफएमएस राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या करेगा, देश में लगभग 2.5 लाख फीडरों की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति और बिजली जो आपकी कटौती है उसके बारे में विस्तृत जानकारी पहुंचाएगा, ठीक है। एनएमएफएस राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वही अभी हमने बताया, क्या, देश में फीडरों की बिजली आपूर्ति और बिजली कटौती की वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करना, जो अभी ये लॉन्च किया गया, ठीक है। कहाँ पर, आरईसी मुख्यालय गुरुग्राम में लॉन्च किया गया, ठीक है। किसके अवसर पर, 55वें, ये देखिए 55वें स्थापना दिवस के आरईसी के, ठीक है। अच्छा बताइए, आरईसी की स्थापना हुई कब थी, ये भी तो बताना चाहिए। तो 25 जुलाई बता दिया 1969 में। ये सब मत सोचिएगा, ये सिंपल नहीं है, मतलब ये आएगा नहीं पेपर में, आ सकता है आरईसी की स्थापना, ठीक है। तो ये 1969 में स्थापना हुई थी। इसी के अवसर पर राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब उसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं। हर एक आपके जो आपका लाइन होता है उसका क्वेश्चन बना दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको क्रॉनिकल पढ़ने में इंटरेस्ट लगे, ठीक है। एनएफएमएस परियोजना में कितने डिस्कॉम के मास्टर और ट्रांजैक्शनल डेटा का एकीकरण शामिल है। अब देखिए, ये क्या डिस्कॉम क्या होता है, देखिए जो वितरण कंपनियां उन्हीं में, तो याद रखिएगा, ये डिस्कॉम मतलब वितरण कंपनियां। तो कितने वितरण कंपनियों का ट्रांजैक्शन डेटा एकीकरण शामिल है, तो वो 27, ठीक है, वो 87, ठीक है, 87 डिस्कॉम कंपनियों, ठीक है। अब देखिए, आरईसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आरईसी की स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन बना है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है, की परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये बताइए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है जो कृषि उत्पाद होता है उनको सेल्फ लाइफ बढ़ाना। उनकी सेल्फ लाइफ मतलब उनको कोई भी कृषि उत्पाद है, जैसे आप मान लीजिए टमाटर हुआ, आलू हुआ, ये सब क्या, उनके उत्पाद मतलब उसकी लाइफ को बढ़ाना और रसद को सुव्यवस्थित करना, जितने भी रसद हैं, ठीक है।
अब देखिए इस परियोजना में कौन कौन से कृषि उत्पादों के निर्यात को संभाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कृषि निर्यात के उत्पाद हैं, तो यहाँ पर है आपका गैर बासमती चावल है, मक्का है, मसाले हैं, प्याज है और गेहूं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी परियोजना की मंजूरी किसने दी है, तो केंद्रीय बंदरगाह और जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, उन्होंने इसकी मंजूरी दी। कितने करोड़ रुपए इसमें व्यय होगा, तो 34 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब 284.19 करोड़ रुपए परियोजना की ये परियोजना है, ठीक है। तो इसमें यही होगा। इसका मेन मतलब ये है कि कृषि उत्पादों को सही तरीके से रखना और भेजना, ठीक है, मतलब जिस भी बंदरगाह से, ठीक है। तो कौन से बंदरगाह, ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है, 34 मिलियन डॉलर अनुमानित लागत है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये किस पर बेस है, ये भी होना चाहिए किस पर बेस है, तो भारत की पहली निर्यात आयात सह घरेलू कृषि वस्तु आधारित प्रसंस्करण और भंडार सुविधा किस मॉडल मॉडल पर विकसित की जाएगी। और देखिए ये किस मॉडल पर विकसित की जाएगी, ये आपको पीपीटी मॉडल पर विकसित की जाएगी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये विकसित की जाएगी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एंजल टैक्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजल टैक्स, क्योंकि बजट में इस पर बताया गया कि एंजल टैक्स को समाप्त करने की बात की गई। अब आप पूछेंगे एंजल टैक्स होता क्या है। देखिए बहुत सी शेयर कंपनियां होती हैं जो सूचीबद्ध होती है, बहुत सी कंपनी है जो कहाँ पर है, शेयरों में सूचीबद्ध है, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं जो सूचीबद्ध नहीं होती हैं, उनको क्या कहते हैं, गैर सूचीबद्ध कंपनी कहते हैं। तो जो वो गैर सूचीबद्ध कंपनी होती हैं उसमें भारतीय जो निवेशक होते हैं से जो शेयर जारी करती है, ये जो गैर सूचीबद्ध कंपनियां हैं ये जब शेयर जारी करती हैं तो भारतीय निवेशक से जो पूंजी मिलता है, मतलब जो पैसा, क्यों, क्योंकि जब आप कोई कंपनी शेयर अपना दे रही है, जैसे शेयर मार्केट के बारे में आप अगर कुछ जानते होंगे, तो कोई शेयर बेचता है, मान लीजिए रिलायंस है, तो रिलायंस तो है उसमें, लेकिन बाई चांस है मान लीजिए रिलायंस है, ये मान लीजिए एक कंपनी है वो सूचीबद्ध नहीं है, तो वो जब शेयर जारी करती है तो आपने जो पैसा शेयर खरीदने में लगाया है तो उस पर क्या होता था, उस पर जो टैक्स लगता था उसी को कहते थे एंजल टैक्स, ठीक है। तो जुटाई गई जो पूंजी पर जो टैक्स लगाता था वो लगाया जाता था, उसको एंजल टैक्स कहता था, कहा जाता है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने कह रहा है 2024-25 के बजट के में एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। तो ये कह रहे हैं ये सही है कि गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है एंजल टैक्स, सेकंड कह रहा है एंजल टैक्स का उद्देश्य काले धन के सृजन के उपयोग को रोकना था, ठीक है। तो ये भी सही है क्योंकि काला धन भी लोग उसमें इन्वेस्ट कर देते थे अपना, ठीक है। तो इसमें आपका कौन सा सही है, तो इसमें आपका कौन सा सही, ए वाला सही होगा। कैसे सही होगा, क्योंकि इसको इसीलिए समाप्त किया जा रहा है क्योंकि काले धन को इस पर लगाम लगाई जा सके, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ये एकदम सही होगा। असर्शन रीजन वाले आपके क्वेश्चन आर ओ में बने थे, इसीलिए हम यहाँ भी असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एंजल टैक्स केवल सूचीबद्ध कंपनियों पर लागू होता था, ये देखिए गलत कह रहा है। गैर सूचीबद्ध जो कंपनियां होती हैं उन पर एंजल टैक्स लागू होता है। ऐसे पूछ भी सकता है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में कि एंजल टैक्स होता क्या है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, याद रख के चलिए। एंजल टैक्स का उद्देश्य शेयर बिक्री के माध्यम से काले धन की लूट को रोकना था, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका सही है ये बताइए। तो यहाँ पर पहला तो गलत ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पहला गलत कहाँ पे है, तो यहाँ पर ए गलत है, ठीक है। डी वाला होगा, जहाँ ए गलत है वहीं है और रीजन सही है, ठीक है। काले धन को रोकना था, तो ये भी सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको टॉपिक दिया है क्रॉनिकल में, ठीक है, ऐसे हमने क्वेश्चन नहीं बना दिया है। अंजल टैक्स का प्रतिशत 30.9% था, कह रहे हैं अंजल जो टैक्स था उसका परसेंट कितना था शुद्ध निवेश पर, वो कितना था 30.9। अंजल टैक्स आयकर विभाग 1961 की धारा 56(7)(b) के तहत लगाया गया था, ठीक है। 2012 में ये मतलब लगाया गया था, ठीक है। तो ये इसमें कौन सा आपका सही है, ठीक है, ये बताइए। तो ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो ए और दोनों ही सही है, तो
तो यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण नहीं है लेकिन दोनों सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं खनिज अन्वेषण हैकेथॉन हुआ था। ये देखिए, ये कोयला खनन केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में क्या किया था, खनिज खोज की अन्वेषण तकनीक पर एक खनिज हैकेथॉन, ठीक है, मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन का शुभारंभ किया था। किसने, जी किशन रेड्डी ने। कहाँ पर किया था, ये हैदराबाद में किया था, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आपका सही है। खनिज अन्वेषण हैकेथॉन का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग को बढ़ावा देना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता था, जैसे हर चीज़ें आज देख रहे हैं आपको, हर जगह क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल एआई अंदर कर रहे हैं, मतलब उसको लागू कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ भी क्या कहा जा रहा है कि इसलिए ये मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकेथॉन आयोजित किया गया था कि जो खनिज के क्षेत्र में एआई को लागू करना, तो एकदम सही है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग भौतिकीय डेटा के लिए संग्रह किया जाएगा, तो यही सही है, क्योंकि जब एआई का प्रयोग किया जाएगा तो जो डेटा होगा उनका संरक्षण किया जाएगा, तो ये वाला सही है, ठीक है। अब देखते हैं, ये जी किशन रेड्डी ने खनिज अन्वेषण हैकेथॉन तेलंगाना के भूविज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक पर नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, तो एकदम ये भी सही है। खनिज अन्वेषण हैकेथॉन का आयोजन तेलंगाना सरकार द्वारा किया गया, तो ये आपका गलत है। कौन सा सही है, तो ए सही है, और इसमें सी वाला सही होगा, ठीक है। ये पुस्तक ये सही है, तेलंगाना में भू विज्ञान और खनिज संसाधनों की झलक नामक एक पुस्तक का विमोचन किया गया, ठीक है। लेकिन ये दूसरा गलत है, तो ये तेलंगाना सरकार के द्वारा नहीं किया गया, ये केंद्रीय कोयला और खनन मंत्रालय द्वारा किया गया, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, पूछ सकता है ये बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ पर है, तो बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है, केरला में है। उद्घाटन इसका कब हुआ था, 12 जुलाई 2024 को इसका उद्घाटन हुआ, ठीक है। ये किसकी, अडानी की एक और कह सकते हैं नवनिर्मित ये अर्ध स्वचालित ट्रांसपोर्ट बंदरगाह है, ठीक है। ये चलते हैं इसके बारे में देखते हैं। बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह किस राज्य में है, केरला में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को किस मॉडल के तहत विकसित किया गया है, तो लैंड लॉर्ड मॉडल के तहत इसको विकसित किया गया है, किसके, लैंड लॉर्ड मॉडल के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का पहला मदरशिप कौन था, जैसे कोई चीज़ बनती है तो हर पहली बार उसको क्या किया जाता है, मतलब क्या उसमें, जैसे कोई घर बनता है तो उसमें पहली बार प्रवेश किया जाता है, ठीक है। तो पहली वहाँ पर कह रहे हैं पहला मदरशिप कौन आया, ठीक है। तो पहला मदरशिप कौन सा था, सैन फर्नांडो पहला मदरशिप था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहे हैं भारत का पहला खुदरा डिजिटल भुगतान 2023 तक दोगुना होकर 7 ट्रिलियन हो जाएगा। देखिए इसमें बताया गया है, क्योंकि एक आपका कंपनी थी, कौन सी कंपनी थी, केरन, ये कंपनी कौन थी, केरनी, ठीक है, केरनी, और अमेजन पे द्वारा हाउ का अर्बन इंडिया पेज, एक मतलब एक शीर्षक था हाउ अर्बन इंडिया पेज के तहत एक अध्ययन किया गया था। करनी और अमेजन पे के द्वारा हाउ अर्बन इंडिया पेज के द्वारा अध्ययन किया गया था। इसमें कहा गया कि क्या कहा गया कि भारत का खुदरा डिजिटल भुगतान 2030 तक कितना होगा, 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा, दोगुना होकर कितना, 7 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो ये वाला एकदम सही है, ठीक है। इस और क्या कहा गया, वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2023-24 तक यूनिफाई पेमेंट इंटरफेस यूपीआई आधारित लेन देन पर 138% की वृद्धि देखी गई है। तो ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही सही है, ठीक है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं, तो इसमें क्या है, बी है, तो दोनों ही सही है, ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं भारत में 2023-24 में खुदरा लेन देन में डिजिटल भुगतान 3.6 ट्रिलियन डॉलर हो गया, ये भी सही है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2030 तक 21% बढ़ने की उम्मीद है, तो 21% बढ़ने की उम्मीद है, तो ये भी आपका सही है, तो दोनों ही आपका सही है, ठीक है, ये याद रखेंगे, तो दोनों ही सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है।
अब देखिए भारत की जीडीपी का पूर्वानुमान क्या है। एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान कितना रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना रखा है, तो याद रखेंगे 2024-25 के लिए इन्होंने 7% रखा है। कितना परसेंट? 7% रखा है। अब यहाँ 21 नंबर का देखते हैं। एडीबी के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान किसके समान है, मतलब कौन सी ऐसी संस्था थी जिसने भी 7% कहा, तो वो कौन सी संस्था है। आईएमएफ ने भी 7% कहा था 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर। ठीक है, अब देखिए भारत में औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र का प्रमुख कारण क्या है। विनिर्माण और निर्माण को मजबूत बनाना, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। 23 देखते हैं। एडीबी ने 2024 के लिए विकासशील एशिया और प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर का पूर्वानुमान कितना लगाया है, तो मतलब जो विकासशील देश हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र के, उनकी आर्थिक वृद्धि का दर कितना लगाया है, तो उनकी 5 लगाया है। हमारी कितनी है, 7% लगा दिए थे और यहाँ पर 5% लगाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्यों बना था, मतलब ये टॉपिक क्यों लाया गया यहाँ पर, तो ड्रेज्ड सेडिमेंट के मूल्यवर्धन पर शोध। अब यह क्या, ड्रेज्ड सेडिमेंट क्या होता है, जैसे आपका क्या हुआ, आपका जैसे तालाब हुआ, झील हुआ, नदियाँ हुई, बंदरगाह हुआ, वहाँ पर सेडिमेंट जमा हो जाते हैं। चाहे बंदरगाह के किनारे पर बात करें, तालाबों के नीचे, झीलों के नीचे, ठीक है, जो सेडिमेंट जमा हो जाते हैं उनको किस प्रकार से दोबारा उपयोग किया जाए, उनकी वैल्यू कैसे, मूल्यवर्धन मतलब उनकी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, इसके लिए आईआईटी ने, किस आईआईटी ने, आईआईटी बॉम्बे, याद रखेंगे आईआईटी बॉम्बे ने 3 वर्षों के लिए एक कार्यक्रम प्रयोजित किया है। ठीक है, इस संस्थान ने, कि जो सेडिमेंट होता है उनका कैसे रीयूज किया जाए, तो उसी पर ये बेस पूरा क्वेश्चन होगा। ड्रेज सेडिमेंट वही जो नीचे तालाबों के, झीलों के, नदियों के नीचे होता, वही के मूल्यवर्धन पर शोध परियोजना को किस संस्थान द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। अब देखिए ड्रेज सेडिमेंट के मूल्यवर्धन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य है सेडिमेंट को कच्चे माल के रूप में पुनः उपयोग करना। तो जो सेडिमेंट होता है उनके कच्चे माल के रूप में पुनः उपयोग करना। ठीक है, अब देखिए ड्रेज सेडिमेंट का पुनः उपयोगी संसाधनों में बदलने का मुख्य लाभ क्या हो सकता है, तो इसका पर्यावरण के संबंधित समस्याओं का निदान, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी ये काम कर सकता है। ठीक है, पर्यावरण संबंधी समस्याओं का निदान। नेक्स्ट देखते हैं, ये कह रहा है ड्रेज सेडिमेंट के मूल्यवर्धन पर शोध परियोजना की अवधि कितनी है, तो इसकी शोध परियोजना पर कितनी अवधि है, तो याद रखेंगे 3 वर्ष तक इसकी शोध की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ड्रेज सेडिमेंट के मूल्यवर्धन का पर्यावरण पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो सतत विकास के पर्यावरण पर संरक्षण में योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मध्य समझौता हुआ है। अभी एशियाई डेवलपमेंट 7% बोला था और एशियाई जो विकासशील देश हैं उनकी वृद्धि 5% बोला था, ये याद रखेंगे। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो एकदम सही है, $170 मिलियन की नीति आधारित पर हस्ताक्षर किए। क्यों हस्ताक्षर किए, क्योंकि इस ऋण से भारत सरकार की स्वास्थ्य प्रणाली को उन्नत किया जाएगा और भविष्य की महामारियों से निपटने की क्षमता में सुधार होगा। तो ये एकदम सही है। कौन सा एकदम सही है, $170 मिलियन ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इससे स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार किया जाएगा, तो पहला वाला एकदम सही है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हर चीज़ को क्वेश्चन के अगर फॉर्म में आप पढ़ लेते हैं तो आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक मैं 200-300 वीडियो का एक पूरे मैराथन ही लाऊंगा, वहाँ पर पूरी क्रॉनिकल जो अभी चल रही है लेटेस्ट, जुलाई का है लगभग पूरा। ठीक है, तो ये पूरा ख़त्म कर देंगे। आप सब पूछ रहे थे कि बच्चों का कुछ मैसेज आया था कि ये सितंबर उसमें क्यों लिखा रहता, देखिए वो क्रॉनिकल वाले उस पर जो कवर पेज रहता है उस पर सितंबर लिख के देते थे। ठीक है, अभी तो चल रहा है अगस्त, लेकिन 1 महीने पहले दे देते हैं उसमें। ठीक है, और वो करंट कौन सा होता है, वो अभी जो करंट है अगस्त का नहीं है, ये सब जुलाई के करंट है। ठीक है,
तो हमको भी वहाँ पर लिखना पड़ता है, नहीं तो बच्चे सोचेंगे कि ये पुराना करंट है, ठीक है। लेकिन मैं अब उसको भी थोड़ा सा वो सॉल्यूशन दे दूंगा कि कहाँ से कहाँ तक ये करंट है, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी समझने में, ठीक है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, तो हाँ सही है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई है। एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में माडुलुयांग में स्थित है, तो ये भी आपका सही है, माडुलांग में स्थित है, मनीला में, तो दोनों ही सही है। लेकिन दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका क्या मतलब कि इसका मुख्यालय मनीला में स्थित है इसीलिए वो ये 66 में हुआ था, तो कोई नहीं, तो सही तो दोनों है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं, ये भी असर्शन रीजन का। एडीबी का वर्तमान अध्यक्ष मात्सुगु आसाकावा है, ठीक है, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो ये भी एकदम सही है, मात्सुगु आसाकावा है। कह रहे हैं एडीबी के सदस्य राष्ट्रों की संख्या 68 एशियाई क्षेत्रों से है, नहीं 68 अगर देखा जाए तो एडीबी के सदस्य पूरे वर्ल्ड के हैं, ठीक है, पूरे संसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कितने एशिया के सिर्फ हैं, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक है ना, तो एशिया के ज़्यादा रहेंगे, तो ये 49, ठीक है, 49 एशिया के हैं। और ये पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, क्योंकि इसका सदस्य अमेरिका भी हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एशिया डेवलपमेंट हो तो एशियन कंट्री है, नहीं, ये 49 तो हैं एशियन, लेकिन इसके जो बियॉन्ड है ये और दूसरी जगह के हैं, ठीक है, दूसरे महाद्वीपों के, ठीक है। तो चलते हैं, ये इसका कौन सा सही होगा, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, तो ए सही है लेकिन दूसरा गलत है, सी वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बस इतना ही था। अब देखेंगे आप इकोनॉमिक्स के पोर्शन में देखेंगे इसमें, तो आपको इतना ही करंट वहाँ पर मिलेगा। तो आज अगर आप पढ़े नहीं होंगे या पढ़ लिए होंगे, तो जो आप एक बार अगर क्रॉनिकल आपके पास होगा तो उसको पढ़िए, इसके बाद इस सब क्वेश्चन को करिए, आपका क्वेश्चन सब सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड भी कर लीजिएगा अगर आपको चाहिएगा तो, ठीक है। और खुद से करिएगा कि देखिए एक बार क्रॉनिकल को पढ़िए, ठीक है, इसके बाद करिए, देखिए आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।